हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा देश के सामान्य निवासी। तो ये जो है जब हम नेशनल इनकम की या सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी देश के सामान्य निवासी का अर्थ क्या होता है। तो टॉपिक करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की जो धारणाएं हैं वो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है और मैक्रो के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर अगर हमें बचत का स्तर जानना है, निवेश का स्तर जानना है, प्रति व्यक्ति आय को जानना है, तो उसके लिए हमें जो है सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय को जानना जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम जो है इन जो चरों को है निकाल सकते हैं। तो जब तक हम सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय को सही से नहीं समझेंगे तो हम किसी भी देश की इकोनॉमी को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और जब हम सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम जो है जीडीपी और जो राष्ट्रीय आय उससे संबंधित जो इसके कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। एक देश की घरेलू सीमा में एक निश्चित समय में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इस परिभाषा को अगर हम देखें तो इस परिभाषा के अंदर जब 3-4 जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट अपने आप में समाये हुए हैं, यानी इसके अंदर 4 शब्द ऐसे हैं जो कि सकल घरेलू उत्पाद को समझने में हमारी बहुत मदद करेंगे। तो आज हम जो है इन्हीं में से एक को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है पहले हम देखेंगे कि ये सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित बेसिक जो है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले है मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि को हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अंतिम वस्तुएं ये क्या होती है, इनको भी हम इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। घरेलू सीमा का क्या अर्थ होता है ये भी हम पहले जान चुके हैं। और सामान्य निवासी क्या होते हैं इनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सामान्य निवासी क्या होते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। साधारण रूप से जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक होता है, जहाँ पर जिसको राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं, जहाँ पर जिसको मौलिक अधिकार मिले रहते हैं और जहाँ पर वो निवास करता है, उसको हम जो है सामान्य निवासी कहते हैं। अगर हम व्यक्ति से पूछा जाए तो यही कहेगा कि जहाँ पर जो व्यक्ति रह रहा है, जहाँ पर जिसको कुछ राजनीतिक और मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो उस देश का जो सामान्य निवासी है। किंतु जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो सामान्य निवासी का अर्थ काफ़ी विस्तृत हो जाता है। सामान्यतः उसे उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसकी आर्थिक गतिविधियां जिस देश में चल रही हो। यानी एक व्यक्ति उस देश का सामान्य निवासी माना जाएगा जिसके अंदर वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को चला रहा है। तो यहाँ पर सामान्य अगर यही परिभाषा हम ले तो सामान्य निवासी जो है अपने आप में काफ़ी विस्तृत बन जाता है। तो सामान्य निवासी में किस किस को शामिल किया जाता है, किस किस को शामिल नहीं किया जाता, इसको आज हम जो है विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले सामान्य निवासी में व्यक्ति और संस्थाएं दोनों ही शामिल होते हैं। एक व्यक्ति भी किसी देश का सामान्य निवासी हो सकता है और एक संस्था है वो भी जो है एक देश की सामान्य निवासी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य निवासी का मतलब आर्थिक गतिविधियों से है। तो एक व्यक्ति भी आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करता है और एक जो संस्था है वो भी विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करती है। जैसे एक बैंक है, एक बैंक जो है जिस भी देश का है वो जो है किसी अन्य देश में अगर उसने अपनी शाखा स्थापित कर रखी है तो वहाँ पर अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है। तो वो बैंक जो है वो भी उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा जिसके अंदर उसने अपनी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल संचालित कर रखी है। तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि सामान्य निवासी के अंदर व्यक्ति भी शामिल होते हैं और संस्थाएँ वो भी शामिल होती है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जिस देश का सामान्य निवासी होता है ये जरूरी नहीं कि उस देश का नागरिक भी हो। यानी एक व्यक्ति नागरिक तो किसी अन्य देश का हो सकता है और सामान्य निवासी किसी और देश का हो सकता है। इसको हम एक आसान से एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि एक व्यक्ति जो अमेरिका में है लेकिन वो भारत का नागरिक है और उसको अमेरिका में रहते हुए जो है 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी भी वो जब भारत का ही नागरिक बना रहेगा
लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति को 1 साल से अधिक किसी अन्य देश में रहते हुए होता है और उस व्यक्ति की जो आर्थिक रुचि उस देश के अंदर होती है जिस देश में अब वो रह रहा है, तो उस देश का सामान्य निवासी बन जाता है। तो यहाँ पर एक जो इंडियन है वो भारत का नागरिक है, लेकिन वो सामान्य निवासी अमेरिका का है। क्यों? क्योंकि उसको 1 साल से अधिक हो गया है वहाँ पर रहते हुए, और दूसरा उसकी जो आर्थिक रुचि है वो अमेरिका के अंदर है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जो है जिस देश का नागरिक है, जरूरी नहीं कि उसी का ही सामान्य निवासी हो। सामान्य निवासी बिना नागरिक होए भी अन्य देश का बन सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है इसके अंदर, किसी भी देश में स्थित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता। तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है जो अन्य देशों के अंदर जो अपनी ब्रांचेस स्थापित कर लेती है, लेकिन जिस देश के अंदर वो अपनी ब्रांच स्थापित करेगी उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उस देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। जैसे भारत में IMF की शाखा है, WTO की शाखा है, UNO की कोई भी संस्था है, उसके बहुत सी ब्रांचेज है। अगर वो भारत के अंदर है तो वो भारत की सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगी। ऐसी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की होती है, वो जिस देश के अंदर अपनी अन्य देश में अपनी संस्था स्थापित करती है उसकी सामान्य निवासी नहीं हो जाती। इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले स्थानीय लोगों को उसी देश का निवासी माना जाता है जिस देश में संस्थाएं स्थित होती है। जैसे IMF जो है भारत एक संस्था है, वो भारत की सामान्य निवासी नहीं है, लेकिन अगर IMF के अंदर कोई भी इंडियन व्यक्ति काम कर रहा है तो वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा, क्योंकि वो उसी देश का नागरिक है और उसी देश में उसकी आर्थिक रुचि है। तो जिस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित होती है उस संस्था में अगर वहाँ के स्थानीय नागरिक काम करते हैं तो वो स्थानीय नागरिक जो है उसी देश के जो सामान्य निवासी कहलाएंगे। नेक्स्ट है, किसी भी देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम करने वाले उन विदेशियों को भी उस देश का सामान्य निवासी माना जाएगा जिनको उस देश में काम करते हुए 1 साल से अधिक हो चुका है। जैसे भारत के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई संस्था है और उस संस्था के अंदर जो है अमेरिका के 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो अगर उन तीनों व्यक्तियों को भारत के अंदर जो संस्था उस संस्था में 1 साल से अधिक हो गया काम करते हुए, तो वो जो है भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। क्योंकि किसी भी अन्य देश के नागरिक को किसी दूसरे देश के अंदर सामान्य निवासी बनने के लिए एक जो 2 मुख्य कंडीशन है वो है कि एक तो उसको 1 साल से अधिक हो गया वो काम करते हुए वहाँ पर, और दूसरा जो है उस व्यक्ति की आर्थिक रुचि उसी देश में होनी चाहिए जिस देश में वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी व्यक्ति जिनको 1 साल से अधिक हो गया है वो भी जो है उसी देश के सामान्य निवासी बन जाते हैं जहाँ पर ये संस्था स्थापित होती है। नेक्स्ट है, किसी भी देश में विदेशी दूतावास में काम करने वाले लोग उसी देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं जिस देश में वे स्थित होते हैं। जैसे भारत ने अपने दूतावास जो है अमेरिका में बना रखा है, तो अमेरिका के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो जो है अमेरिका की सामान्य निवासी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि सामान्य निवासी नहीं माना जाता, कि किस किस को जो हम सामान्य निवासी नहीं मानते, ये अब हम देखेंगे। अभी तक तो हमने ये देखा था किस किस को हम जो सामान्य निवासी मानते हैं, तो इसके साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि भी किस किस को जो सामान्य निवासी नहीं माना जाता। तो इसमें सबसे पहले हैं वे विदेशी लोग जिनको किसी दूसरे देश में रहते हुए 1 साल से कम समय हुआ है। जैसे कोई भी भारतीय है उस और भारतीय जो है वो इंग्लैंड में जा कर के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको जो है इंग्लैंड में काम करते हुए जो 12 महीने नहीं हुए हैं, तो वो जो है इंग्लैंड का सामान्य निवासी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उसने जो है पहली कंडीशन पूरी नहीं की है कि कम से कम 1 साल की अवधि पूरी होनी चाहिए। तो जिन विदेश लोगों को दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं उनको अगर 1 साल नहीं हुआ है वहाँ रहते हुए, तो उनको हम सामान्य निवासी नहीं कहेंगे। दूसरा है जो लोग रोजाना सीमा पार करके एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं। जैसे बहुत सारे जो नेपाली हैं वो रोजाना काम करने के लिए भारत में आते हैं, और बहुत सारे इंडियन जो है वो काम करने के लिए नेपाल में जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो नेपाल के लोग भारत में आ रहे हैं काम करने के लिए, सपोज किसी ने जो है शॉप कर रखी है तो उसकी आर्थिक रुचि भारत में है, वो रोजाना ही भारत में आ रहा है, तो क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा, सामान्य निवासी माना जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
जो लोग रोजाना सीमा पार करके एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और शाम को जो वापस अपने घर चले आते हैं, उन लोगों को उसी देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वो नागरिक होते हैं। यानी नेपाल के लोग भारत में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी वो नेपाल के ही सामान्य निवासी कहलाएंगे। इसी प्रकार से भारत के जो लोग हैं वो नेपाल में काम करने के लिए जाते हैं, रोजाना अपने घर वापस आ जाते हैं, तो बेशक उनकी आर्थिक रुचि जो वो नेपाल में हो, लेकिन फिर भी वो भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। नेक्स्ट है, किसी भी देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले वे विदेशी लोग जिनको अभी तक 1 साल से कम का समय हुआ है, उनको भी हम सामान्य निवासी नहीं मानेंगे। तो ये भी यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो दूसरे देशों में खेलने के लिए जाते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम है, विदेशी दौरे पर जाती है, फुटबॉल की टीम जाती है, हॉकी की टीम जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो है टूरिस्ट के रूप में जो है दूसरे देशों में जाते हैं, किसी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ के लिए, यानी अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, या शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। तो उनको भी जिस देश में जा रहे हैं उनका सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा, क्योंकि अमूमन जो है फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं करते, क्योंकि इनको जो है 1 साल से कम अवधि के अंदर ही लगभग ये वापस लौट करके आ जाते, चाहे वो खेलने के लिए जाए, चाहे स्वास्थ्य लाभ के लिए जाए, चाहे पर्यटन के लिए जाए। और दूसरा, उनकी जो आर्थिक रुचि उस देश में नहीं होती, क्योंकि वो केवल अपने मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए, शिक्षा के लिए वहाँ गए हैं। तो ऐसे लोगों को जो है जिस देश में वो गए हैं उसका सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस किस को तो हम जो है सामान्य निवासी मानते हैं और किस को हम सामान्य निवासी नहीं मानते। इसके साथ ही जो है अपना ये आज का टॉपिक है वो पूरा होता है। अगर किसी विद्यार्थी को कोई जो इसमें समस्या आ रही है या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो वो जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स ऑल।